वेलकम टू DICS। आज हम बात करेंगे इस संडे का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज के बारे में। राइट, ध्यान से देख लीजिए ये पेज कैसा दिखता है। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द पेज और फिर हम उसको डेप्थ में पढ़ाई चालू करेंगे। राइट, अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखने से पहले एक ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी जो मुझे शेयर करनी थी आपसे। सो दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट इट टू यू। इसमें यह है कि चाइना इज बिल्डिंग अ न्यू डैम नियर तिबेटियन बॉर्डर। वो तिब्बत बॉर्डर, नेपाल के जो बीच की बॉर्डर है, वहां पे वो एक नया सा डैम बना रहे हैं। तो चाइना का अल्टीमेट एम क्या है कि एक तो वो वाटर को लेवरेज की तरह यूज करेगा, फिर दूसरा ये ट्राई जंक्शन जो इंडिया, नेपाल और चाइना, तीन तरीके का ये जो ट्राई जंक्शन है, वहां पे अगर उसने इस प्रकार का कोई डैम बना दिया तो उसका डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर एक क्लेम बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार का एक स्ट्रेटेजिक एंड मिनीसिंग प्रकार का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। राइट। और एक्सपेंशनरी पॉलिसी के बारे में हम बात करें तो चाइना इज अ फ्रंट रनर। इवन नॉट यूएसए, नॉट इंडिया, नॉट रशिया, बट चाइना अपना खुद का जो पावर है वो एक्सर्ट करते करते नॉट जस्ट इन साउथ एशिया बट इवन साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में वो बहुत ही अच्छा एविडेंट है। कल को माने वो पैसिफिक में भी उतना ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए तो उसके लिए अमेरिका, इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे नेशंस खड़े होके ट्राई कर रहे हैं कि चाइना को न्यूट्रलाइज करे। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे लिए क्यों ग्रेव मैटर है। तो सबसे पहला ऐसा है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एज वेल एज नेपाल, क्योंकि एक रिवर है जिसका नाम है माब्जा जांगबो। माब्जा जांगबो जो रिवर है वो इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल के ट्राई जंक्शन पे है। जब ये तीनों के ट्राई जंक्शन पे है तो वो तीनों के, लाइक इंडिया और नेपाल के लिए वो खतरा बन जाएगी। राइट। और ये जो है वो काला पानी एरिया जो उत्तराखंड का है उससे सिर्फ 15-16 किलोमीटर दूर ही है। तो आप समझ लीजिए कि कितना क्रिटिकल हो जाएगा। अब ये जांगबो रिवर जो है हमारी, माबजा जांगबो रिवर, अब माबजा जांगबो रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर। और घाघरा रिवर फिर फ्लो करके ज्वाइन हो जाती है गंगा रिवर के अंदर। तो इट इज अ लार्जली एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम और गंगा रिवर बेसिन। सो यहाँ पे डैम बनाने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं उसके बारे में कुछ कंसर्न्स हुए हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे कैन कंट्रोल द वाटर इन दैट पर्टिकुलर रीजन। अगर वो वाटर को कंट्रोल करेंगे तो सीधा ही पहला इम्पैक्ट आएगा नेपाल के ऊपर, क्योंकि नेपाल में शायद ऐसा हो जाए कि उनकी जो रिवर है वहां पे पानी होना कम हो जाए। और उसके साथ दूसरा ये आ सकता है कि वो वहां पे पानी को स्टॉप कर दे। जब ये पानी को स्टॉप कर देंगे तो माइट पॉसिबल कि वो गंगा रिवर में भी पानी का लेआउट कम हो जाए। जब गंगा में मिनिमम वायबल फ्लो जो गंगा में रिड्यूस होना चालू हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा पड़ेगा, हमारी इकोलॉजी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ये दो धारी तलवार की तरह हमें कट करता रहेगा। अब ऐसा ही उन्होंने एक काम है ना, यारलंग जांगबो के ऊपर भी किया था नियर अरुणाचल प्रदेश। अब यारलंग जांगबो रिवर जो है उसी को हम इंडिया में ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जानते हैं, जो देहांग तिबांग करके अरुणाचल से यूटर्न बैंड बना के इंडिया में एंटर करती है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने डैम बनाना चालू कर दिया था। अब ये जो चाइना की प्रैक्टिसेस है उसमें कंसर्न ये है कि अगर उन्होंने वाटर को स्टोर करना चालू कर दिया, हाइडल प्रोजेक्ट वगैरह करना चालू कर दिया, वाटर को डाइवर्ट करना चालू कर दिया, तो ये एक वाटर पॉलिटिक्स हो जाएगा, ट्रांस बाउंड्री वाटर पॉलिटिक्स का एक मुद्दा हो जाएगा। राइट। तो माइट पॉसिबल कि फिर क्या होना चालू हो जाए कि भी वाटर के दम पे वो साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में अपने पावर को और ज्यादा वो एक्सर्ट कर सके। P5 का तो वो पहले से ही मेंबर है। और आप मुझे बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म P5। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि P5 से आप क्या समझते हैं। नहीं, तो इस प्रकार से चाइना की जो भी अग्रेसिव स्टेप्स है वो हमें ध्यान से देखने पड़ेंगे, क्योंकि बीइंग अ गुड नेबर, बीइंग अवेयर नेबर, वी शुड बी नोइंग अबाउट वट एवर द बेस्ट स्टेप चाइना इज टेकिंग एंड मोर मोर इम्पोर्टेंटली विच इज द वर्स्ट स्टेप चाइना इज टेकिंग, क्योंकि वर्स्ट के लिए हमें ऑलवेज प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब आते हैं साइंस के पेज की तरफ। साइंस के पेज में ऐसा सबसे पहला न्यूज़ है कि इंडिया हैज नॉट विटनेस्ड एनी सर्जेस इन केसेस फॉर मंथ्स। जो हमारा थर्ड वेव था वो जनवरी 2022 में चालू हुआ था और मार्च खत्म होते होते तो वो खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? पूरे वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन दहशत मचा रहा था, बट इंडिया में नहीं हुआ। उसका रीजन ऐसा दिया गया है कि नियरली
95% of Indians have developed some kind of a hybrid immunity. Now, the hybrid immunity stands for, it is the conjunction of नेचुरल इन्फेक्शन, उसके से आपको रिकवरी हो गई हो, एंटीबॉडी जनरेट हो गए हो, एंड सेकंड कुड बी द वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी. सो दैट व्हाट विल हैपन कि अगर आपसे वायरस से एंटीबॉडी जनरेट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वैक्सीन से जनरेट हो जाएगी, और ये दोनों का मिक्सचर जो है वो एक क्रिएट करती है हाइब्रिड इम्यूनिटी. एंड रिपोर्ट का कहना ऐसा है कि नियरली 12 साल के ऊपर के जो भी एजेस वाले जो लोग हैं उसमें 90% ऑफ द पीपल हैव डेवलप्ड सच काइंड ऑफ अ हाइब्रिड इम्यूनिटी, सो दैट हमारे वहाँ उसका स्प्रेड बहुत ही कम है. एंड दिस इज द आर्ग्यूबली द बेस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सार्स कोव 2 या तो फिर कोविड 19 वायरस. उसके कितने भी वेरिएंट आ जाए, अगर ये प्रकार की अगर हमने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है तो फिर हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. उसके अलावा दूसरा जो भी था ये सारा ठीक है, हमारे लिए कोई काम का है नहीं. ये सिर्फ आप हेल्थ के कोई एक सेक्शन में लिख सकते हैं, या तो फिर कोई भी एक एमसीक्यू छोटा मोटा इसमें से आ सकता है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है, वो रिपोर्ट में क्या था, हर्ड इम्यूनिटी और हाइब्रिड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट ये हमारे लिए फालतू का है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. अब दूसरा, बिग बैंग थियरी से न्यूज आ रहा है. कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थियरी. आपको पता होगा कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो हमारे लिए एक टीवी सीरीज ही नहीं रहनी चाहिए, वो एक साइंस की थ्योरी है एक्चुअली. वो यूनिवर्स के ओरिजिन की थ्योरी है, यूनिवर्स के स्प्रेड की थ्योरी है, और वो थ्योरी कोइंसाइड करती है हबल लमार्थ, दिस इज हाउ फ्रेंच स्पीक्स, और हमारे लिए हो जाते हैं लेमात्र. तो लेमात्र और लमार्थ बोथ आर द सेम फॉर अस, तो वी विल गो विद द लेमात्र. हबल लेमात्र ने ऐसा कहा था कि पहले एक सिंगुलरिटी थी, फिर धीरे 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 जो यूनिवर्स है वो हमारा एक्सपांड होता जा रहा है, और हमारी गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से फर्दर अवे जा रही है, और जितना उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है. दिस इज कॉल्ड हबल लॉ और हबल लेमात्र लॉ. तो ये जो जॉर्ज लेमात्र थे वो एक कैथोलिक प्रीस्ट थे. वो 19th सेंचुरी में थे, राइट, और 20th सेंचुरी में उनकी डेथ हुई. तो ही इज कॉल्ड वन ऑफ द फोर फादर और प्रोपोगेटर ऑफ द बिग बैंग थ्योरी. उनकी एक जो इंटरव्यू क्लिप है वो अभी वायरल हुई है. पहले उसको कहीं पे गंवा दिया गया था या तो फिर छुपा दिया गया था. इट कुड बी सेवरल थिंग्स, इट इज नॉट द फैक्ट राइट नाउ. बट ये थियरी में से ये जो इंटरव्यू है उसमें से दो चीज हमारे सामने आती है. एक, उनका कहना ऐसा है कि बिग बैंग थियरी हैज बीन, इट हैज रिप्लेस्ड द स्टेडी स्टेट थ्योरी. अब स्टेडी स्टेट थ्योरी में ऐसा था कि यूनिवर्स वाज स्टैटिक, और अभी जो सिचुएशन में है वही सिचुएशन में सबसे पहले से ही था. तो ऐसा स्टैटिक प्रकार का जो भी सिस्टम था वो है स्टेडी स्टेट थ्योरी. उसको किसने रिप्लेस कर दिया? बिग बैंग थ्योरी ने रिप्लेस कर दिया, राइट. सो गैलेक्सीज जो है वो एवर एक्सपांडिंग ही होती जा रही है, और ये जो स्टेट थ्योरी है, ये स्टडी स्टेट थ्योरी है, उसको प्रोपोगेट करने वाले कौन थे? वो थे फ्रेड हॉयली और फ्रेड हॉयल. आप दो प्रकार से उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. अब ये जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है उसके साथ दिक्कत क्या थी? तो दिक्कत में ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि जो हाइड्रोजन है विच इज वेरी नेसेसरी एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स, तो हाइड्रोजन जो है वो अक्रॉस द गैलेक्सीज क्यों पाया जाता है? अगर गैलेक्सी अपनी ही जगह पे है तो उन दोनों के बीच में तो कोई डिस्टेंस, सॉरी, इतना ज्यादा डिस्टेंस है तो कि कोई इंटरचेंज भी नहीं हो सकता, राइट. तो वो हाइड्रोजन सभी के अंदर क्यों है? वो एक जो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन अर्ली यूनिवर्स और राइट नाउ यूनिवर्स है, वो क्वेश्चन को वो प्रॉपरली नहीं एड्रेस कर पाए. और फिर ऐसा है कि सेकेंडली उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी मेरे रिलीजियस बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ में एक चीज है कि जो अभी फिलहाल गैलेक्सी की मूवमेंट है जो एक दूसरे से दूर जाती जा रही है, और जितनी दूर जा रही है उतनी ही उनकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है. वो जो हमारा लॉ है वो लॉ गॉड को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एंड इट गोज विदाउट सेइंग, मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. इस तरह से उन्होंने बात करी है. तो इसमें से हमारे लिए एक दो छोटी चीजें बाहर आ जाती है कि एक है कि बिग बैंग थियरी के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि जो हाइड्रोजन है वो अक्रॉस द यूनिवर्स स्प्रेड हुआ है. जितना यूनिवर्स में मैटर है उतना ही उसके अगेंस्ट एंटी मैटर है. एंड देर आर अनदर थिंग, उसको कहा जाता है ब्लैक मैटर एज वेल. सो पहले सिंगुलरिटी थी, नथिंगनेस था, जो अभी हमें ब्लैक होल के अंदर देखने मिलता है कि इफ
everything is sucked into black hole, then what happens? तो वो जो हैपन होता है वो नथिंग होता है, इट इज एब्सोल्युटली नथिंग, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो सिंगुलैरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगुलैरिटी कहा जाता है कि सभी कुछ एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, और ये जो मिट्टी से बने थे मिट्टी में मिल जाएंगे, इस तरह की जो सिंगुलैरिटी है वही ब्लैक होल की थियोरी है एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी है। राइट, आई होप आपको ये पता चला होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो ऐसा है कि ऊटी के एक प्लेस है फिंगर पोस्ट करके, वहां पे टेम्परेचर -6 जितना कम हो गया। कितना टेम्परेचर हो गया? -6 जितना कम हो गया। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? तो रीजन देने के लिए आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है, उन्होंने 3-4 अलग अलग रीजंस बताए हैं। उसमें से सबसे पहला उन्होंने बताया कि राइट नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग ला नीनिया फेज। ला नीनिया फेज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका मतलब ऐसा है कि जो साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिकन कोस्ट है, वो अभी हीट फील कर रहा है और हम अभी कोल्ड फील कर रहे हैं, और जो कोल्ड है उसकी मात्रा हाई होती है ला नीनिया में। राइट, बट जो फिलहाल जो ला नीनिया है इट इज इंटेंसिफाइड। इंटेंसिफाइड होने की वजह से उसने बहुत ही ज्यादा विंटर को कोल्ड किया है, और इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एक्सेसिव रेनफॉल एज वेल। राइट, तो WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी ऐसा कहना है कि जो ला नीनिया है इट हैज एक्सपैंडेड फॉर नियरली 3 कॉन्जिक्यूटिव विंटर्स। जनरली ये कैसा होता है कि एक बार आता है फिर ब्रेक होता है, फिर 2-3 साल नहीं आता, फिर वापस आता है, फिर ब्रेक होता है और वापस आता है। बट ये जो ब्रेक आना ब्रेक आना ब्रेक आना, इस तरह की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है। बट राइट नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि इट हैज केम फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव विंटर्स, मतलब ये तीसरा विंटर जो हमारा है वो ला नीनिया विंटर है, जहाँ पे हमारे वहाँ कोल्ड थोड़ी सी ज्यादा होगी। बट फिलहाल जो ला नीनिया है इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। उसका रीजन उनको भी नहीं पता है कि स्ट्रॉन्ग क्या है। अब रीजन में वो दो चीज बता रहे हैं कि एक तो लानिनिया स्ट्रॉन्ग है, जो क्या करता है, साइबेरिया से आने वाले जितने भी विंड है उसको इंडिया की तरफ और साउथ की तरफ ले आता है, और उसकी इम्पैक्ट है वो हमें इम्पैक्ट पाई जाती है फ्रॉम द इटली टू दी फिलीपाइन। सारे जो उसके बीच के कंट्रीज है सभी जगह पे उसकी इम्पैक्ट आती है। राइट, तो सभी जगह पे विंटर कोल्ड फील होता है नॉर्मल हद से ज्यादा। राइट, तो ये एक उन्होंने बताया है। फिर उनका कहना ऐसा है कि जो फिलहाल जो ला नीनिया है उसका एक ऑपोजिट टर्म है जिसका नाम है एल नीनियो। राइट, अब जो एल नीनियो है उसमें क्या होता है कि इससे कंप्लीटली ऑपोजिट हैपनिंग होती है। अब एल नीनियो बनने से पहले एक जो अकरेंस होता है उसका नाम होता है सदर्न ऑसिलेशन। क्या नाम होता है? सदर्न ऑसिलेशन। अब ये सदर्न ऑसिलेशन होता कहाँ पे है? तो सदर्न ऑसिलेशन होगा हमारा पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में क्या होगा कि यहाँ पे है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और यहाँ पे है लैटिन अमेरिकन कोस्ट, तो बीच में वार्मिंग अप होगा। राइट, यहाँ पे हल्का सा माइल्ड होगा, यहाँ पे हल्का सा माइल्ड होता होगा, बीच में वार्मिंग अप होगा, तो यहाँ से ही कन्वेक्शनल करंट जाएगा और ऊपर बादल बनाएंगे, और बादल यहीं पे रेनफॉल दे देंगे। ना यहाँ रेनफॉल होगा ना यहाँ रेनफॉल होगा। तो इस प्रकार की जो ये मिडिल कंडीशन है उसको कहा जाता है सदर्न ऑसिलेशन। ये जो ऑसिलेट कर रहा है एज सच, रेनफॉल यहाँ आना चाहिए था बट रेनफॉल कहाँ, बीच में आ गया। अब धीरे धीरे रेनफॉल किस तरफ जाएगा? लैटिन अमेरिका की तरफ जाएगा। अगर लैटिन अमेरिका में बहुत ही ज्यादा, ये जो पेरू कंट्री है, पेरू कंट्री के ऊपर बहुत ही ज्यादा रेनफॉल हो गया और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे बिल्कुल ही ड्राई और डेसिकेटिंग इम्पैक्ट आ गई, तो इस प्रकार के जो हैपनिंग बनता है उसको ही कहा जाता है एल नीनियो। एल नीनियो, जो एल नीनियो है वो भारत में भी ड्राइंग इफेक्ट देता है। भारत में जो मॉनसून है वो एक्सपेक्टेड से बहुत ही कम रहता है, और इस ये ड्रॉट कंडीशन भी ला सकता है, सिग्निफिकेंटली ड्रॉट कंडीशन ला सकता है। और जो एल नीनियो है वो ये करेगा, तो ला नीनिया क्या करेगा? तो ला नीनिया जो ये पेरुवियन कोस्ट है वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड लाएगा, और हमारा जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा लाएगा, और जितनी रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा आएगी उतनी ही रेनफॉल इंडिया में ज्यादा आएगी। तो ला नीनिया में हमेशा हमें हमारा जो भी मानसून है वो नॉर्मल से बेहतर रहता है, एल नीनियो में हमारा मानसून नॉर्मल से खराब रहता है। राइट, तो ये उससे मेजर टेक अवे है। और
क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका कहना है कि जो एल नीनो और ला नीना है उसकी पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए, और वो जो चेंजेस के अंदर के मैकेनिज्म चेंज हो रहे हैं वो अभी राइट नाउ इट्स अंडर स्टडी। सो लेट अस सी कि फर्दर ईयर जो आने वाला 1 डेकेड है 2 डेकेड है उसमें किस हिसाब से ये पूरा सिचुएशन होता है। अब ला नीनिया इतना स्ट्रांग होने की वजह से ही ऊटी के रीजन में ये पूरा पूरा जो ग्राउंड है वहां पे बर्फ बर्फ जैसा जम गया, जितनी भी यहाँ पे ड्यू वगैरह थी वो सारा कन्वर्ट हो गया बर्फ के अंदर। राइट, और काफी सारे साउथ इंडियन स्टेट में बहुत ही चिलिंग विंड्स पाए गए हैं। आर वी क्लियर? कोई डाउट हो तो प्लीज राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। फिर जाके हमारे जो छोटे बिट्स हैं स्नैपशॉट्स है उसको देखते हैं। अब ये है वेल फिश के बारे में कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वेल फिश ग्रोइंग सो जायंट कंपेयर टू इट्स ओन एंसेस्टर्स। तो इट इज सेड दैट देयर एंसेस्टर्स वर नॉट सो लार्ज, दे वर लार्ज बट नॉट सो लार्ज। So what are the reason behind it? So they have identified at least 4 genes, उसके नाम GHSR, IG something something, NCA something something and PL something something. These fours are the responsible factors behind the large body sizes. So from the ancestor अब धीरे धीरे जो सक्सेसर जितने भी ऑफस्प्रिंग आ रही है उन सभी में ये 4 हमें बहुत ही स्ट्रांगली पाए जाते हैं, एंड दे आर द रीजन कि वो धीरे धीरे लार्ज ग्रो होते जा रहे हैं। एंड नियरली दीज जीन्स हैव बीन फाउंड आउट इन 19 स्पीसीज ऑफ व्हेल। तो शायद ऐसा हो जाए कि आज से 100 साल के बाद जो हमें व्हेल मिल रही है उससे भी 1.5 गुना 2 गुना जितनी व्हेल बड़ी हमें मिलनी चालू हो जाए, क्योंकि ये जो जीन है वो धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। फिर एक डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड है कि जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, सॉरी, लाइटनिंग जब स्ट्राइक हो जाती है तब हमें उसको बचाने के लिए, हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? तो उसको बचाने के लिए फिलहाल हम जो यूज करते हैं उसका नाम है फ्रैंकलिन रॉड। क्या नाम है उसका? फ्रैंकलिन रॉड। फ्रैंकलिन रॉड क्या करता है कि अगर आपकी जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में यहाँ पे आपने फ्रैंकलिन रॉड लगा दिया तो जब भी लाइटनिंग यहाँ आनी होगी तो वो अपने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और सीधा ही उसका कनेक्शन होता है अर्थ के साथ। तो वो पूरा पूरा जो करंट है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं आता, सीधा जमीन में मिक्सअप हो जाता है। तो ये जो है वो स्टेबल होता है, स्टेशनरी होता है, आपको एक जगह पे लगा देना होता है। बट अगर ऐसा ही कुछ, अगर हम कुछ मोबाइल करें तो, मूवेबल करें तो वैसा ही साइंटिस्ट ने ट्राई किया है कि एक लेजर बीम उन्होंने तैयार करी है। लेजर बीम क्या करेगी कि जहां पे भी लेजर बीम है तो लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी ना, तो लेजर बीम उसको अट्रैक्ट कर लेगी और फिर जाके वो जमीन में के अंदर पूरा पूरा लाइटनिंग का करंट छोड़ देगी। अगर हमें ऐसा लेजर बीम वगैरह हमने डेवलप कर लिए प्रॉपरली जो प्रैक्टिकली फंक्शनल हो, तो वो प्रैक्टिकली फंक्शनल होंगे तो हमारे जितने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल लाइंस, जैसे कि हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जितने भी हैं, वो सारे हम उसको अच्छे से लाइटनिंग के खिलाफ बचा सकते हैं। उसके बाद आज का जो लास्ट करंट अफेयर है, इट इज अबाउट ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन स्पीसीज एक्सटिंक्शन। आपको पता होगा कि दिस एज इज कॉल्ड एंथ्रोपोसीन। अब एंथ्रोपोसीन क्यों कहा गया है? बिकॉज ह्यूमंस आर द बिगेस्ट इम्पैक्ट स्पीसीज ऑन अर्थ राइट नाउ। मतलब ऐसा है कि ह्यूमन की वजह से अर्थ सुधर भी सकती है, ह्यूमन की वजह से अर्थ बिगड़ भी सकती है। तो हमारा इतना ज्यादा पोटेंशियल है, वी आर द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज राइट नाउ। सो इट इज प्रिटी एविडेंट राइट नाउ, राइट? उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो हमारा इंट्रोडक्शन जब मेडागास्कर में हुआ था, मेडागास्कर करके जो आइलैंड है अफ्रीकन कोस्ट पे है, आपको पता होगा कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे मेडागास्कर है, राइट? यहाँ पे आ जाएगा मालदीव, यहाँ पे आ जाएगा लंका वगैरह, और ये है हमारा इंडिया। तो इंडिया से मेडागास्कर कहाँ पे है? साउथ वेस्ट है, और जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है वो विंड यहीं से डेवलप होके आता है। तो ये जो मेडागास्कर है वहाँ पे ऐसे ऐसे रेयर स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे कि रिंग टेल लेमूर हो गए, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैमिलियन मिल जाते हैं यहाँ पे, और ऐसे काफी स्पीसीज है जो फिलहाल एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरफियरेंस। अगर वो एक्सटिंक्ट हो गए तो उसको वापस रिपेयर करने में, बायोडाइवर्सिटी में जो भी लॉस हो रहा है, फूड वेब
के अंदर जो लॉस हो रहा है उसको वापस रिपेयर करने में इट विल टेक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर if we haven't done anything right now. So for the now, immediate conservation efforts are very very necessary to avoid long lasting biodiversity losses. So अगर आज हम उठ गए तो फिर हमें कोई भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, बट अगर हमने आज कुछ भी लैक कर दिया या तो फिर प्रिपेयर्डनेस प्रॉपरली नहीं दिखाई, तो इस तरह के लेमुर जो है वो तो सिर्फ एक स्पीसीज हो गए, ऐसे हजारों स्पीसीज ऐसे हैं जो हमारी वजह से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। और एनसीईआरटी में एक नाम दिया गया है डोडो बर्ड। तो डोडो बर्ड जो है वो भी ह्यूमन के डायरेक्ट इंटरवेंशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो मुझे कोई बताएगा कि ये डोडो बर्ड है वो कौन से आइलैंड में पाए जाते थे? हेलो गाइस, वेलकम टू टीआईसीएस। आज हम बात करेंगे संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज के बारे में। राइट। तो ये सीरीज को हम अब आगे बढ़ाते हैं। ये सीरीज में आप देख लीजिए, ये हमारा आज का पेज है जो जिसमें एक दो न्यूज के अलावा कुछ और खास नहीं है। तो देन आई ट्राई टू कवर मोर न्यूज एज वेल। उसको भी देख लेते हैं, चलिए। राइट। तो सबसे पहला जो हमारा न्यूज है आज, वो है कि 90 fossil nests belonging to India's largest dinosaur has been uncovered। राइट। तो ये न्यूज में ऐसा कहा गया है कि जो हमारी नर्मदा वैली है, नर्मदा वैली में हमें कुछ ऐसी चीज मिली है कि जो एक टाइटेनोसॉर, कौन सा, जो डायनासोर में सबसे बड़ा होता था उसका नाम है टाइटेनोसॉर है, उसके कुछ कुछ डीएनएज मिले हैं। वहां पे हमें कितनी साइट मिली है? नियरली 92 नेस्टिंग साइट मिली है। और वी कुड हैव फाउंड आउट मोर देन 256 फॉसिल एग्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब ये जो जगह है वहां पे एक फेमस प्लेस है, उसका नाम है लेमेंता फॉर्मेशन। सो प्लीज रीड अबाउट लेमेंता फॉर्मेशन। वो यूपीएससी के एमसीक्यू के हिसाब से हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जा सकता है। और ये जो लेमेंता फॉर्मेशन है, वही इट इज वेरी वेल वेल नोन फॉर द एग्स एंड सर्टेन स्केलेटन्स ऑफ डायनासोर्स। और वो भी कौन से पीरियड में हमें मिल जाते थे? वो क्रिटेशियस पीरियड वाले डायनासोर मिल जाते थे जो करीबन 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले होते थे। तो यहाँ पे देखिए, आपके राइट हैंड साइड पे जो हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, वहां पे आपको देखने मिलेगा पीरियड। ये जो पीरियड है, पीरियड वाला आप चेक करिए। राइट। तो प्री कैम्ब्रियन से स्टार्ट हो जाता है, फिर कैम्ब्रियन आ जाता है, फिर चलते 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 एक कार्बोनिफेरस आता है, जहाँ पे सारा हमारा आज का जो कोल है वो सारा यहाँ पे फॉर्मेशन होना चालू हुआ। फिर धीरे 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 आगे जाते जाइए, फिर ट्रायसिक आता है, जुरासिक आता है। एवरीबडी नोज दिस एज, जुरासिक, क्योंकि ये एक डायनासोर की एज है जिसके ऊपर से फेमस मूवी भी है। और फिर आता है क्रिटेशियस। राइट। तो ये जो एज है, वो एज के आसपास के हमें यहाँ पे फोसिल मिलते हैं। और ये फोसिल में कुछ मतलब खास बात के बारे में अगर हम बात करें, तो वो है एग इन एग टाइप का एक फॉर्मेशन, जहां पे ये जो है वो लेयर बाय लेयर या तो फिर सिक्वेंशनल मैनर में अपने एग्स ले करते थे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें इस पेपर से मिल जाता है। सो आई होप आपको ये चीज पता चली होगी। फिर उसके बाद जो दूसरी हमारी न्यूज है, इट इज अबाउट गोट एंड रिलेशन विद द फार्मास्यूटिकल्स। अब गोट जो है, वो गोट को हमने डोमेस्टिक करना चालू किया, वही बारे में ये चर्चा कर रहे हैं बाला सुब्रमण्यम जी। फिर वही कि हंटिंग गैदरिंग से हम एग्रीकल्चर में कैसे आए, वही गोट का जो रोल था वो है। गोट को पुअर मैन्स काउ भी कहा जाता है, क्योंकि गोट जो है हम सस्ते, मतलब वो परचेज करने जाए तो सस्ते में परचेज हो जाती है। उसका मिल्क भी बहुत ही सस्ता मिलता है कंपेयर टू काउ एंड बफेलो, सो इट इज कॉल्ड पुअर मैन्स काउ एज वेल। और इंडिया में गोट के बारे में बात करें तो ढेर सारी तादाद में हमें अलग 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 स्पीसीज मिल जाते हैं। उसमें से भी जो हिमालयन एंड नीलगिरी तार है वो थोड़े स्पेशल है। नीलगिरी तार आर एंडेमिक टू नीलगिरी हिल्स। उसमें भी जो शोला फॉरेस्ट है एंड शोला ग्रासलैंड है, तो शोला फॉरेस्ट एंड शोला ग्रासलैंड के साथ ये एंडेमिक है नीलगिरी तार। नीलगिरी तार है, उसको गोट एंटेलोप भी बोला जाता है। राइट। तो वो आपको पता होना चाहिए। उसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है, क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कोई? राइट, प्लीज बताइए मुझे कि उसका सेक्शन आईयूसीएन का क्या स्टेटस दिया गया है। अब ये जो इम्पोर्टेंट आज की जो न्यूज है वो यहाँ से चालू होती है, ये सेक्शन के बाद हमारी चालू होती है। वहां पे ऐसा पाया गया है कि ये जो भी गोट है उसके अंदर कुछ प्रकार के हमें थेरापोटिक प्रोटीन मिल जाते हैं। और ये प्रोटीन है वो उसके अंदर ही, ये प्रोटीन के अंदर ही हमें क्या मिल जाता है? एंटी थ्रोम्बोफिन। अब ये थ्रोम्बोफॉर्म फॉर्म का नाम आपने पता होगा। ये एंटी थ्रोम्बोफिन किसके लिए आता है? तो वो जो है ना, ब्लड क्लॉट नहीं होता हमारा। अगर हमने थ्रोम्बोफिन वगैरह लिया तो फिर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और अगर इसकी डेफिशिएंसी भी हुई तो फिर हमें सर्टेन डिसीज हो सकते हैं। राइट। अब वो डिसीज के अंदर एक नाम है, उसका नाम है पुल्मोनरी एम्बोलिज्म।
अब पुल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में क्या है क्या नहीं उसको वो हमें देखने की जरूरत है नहीं, बट द पॉइंट इज कि ऐसे अगर इस प्रकार के डिसीज हुए तो आपको दिन में शायद ट्वाइस ऐसे थ्रोम्बोफोम वाले इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है कि शायद ये जो रिसर्चर्स है उन्होंने उसके अंदर से सर्टेन जो FDA अप्रूव्ड एंटी कैंसर के ड्रग है उसको वहां से उन्होंने निकाल दिया है। अब ये किस में यूज होता है, तो मेजरली लंग कैंसर में यूज होता है। तो जो गोट है फिलहाल हमारे लिए, अगर आप बात करें डोमेस्टिक एग्रीकल्चर, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट उसके साथ साथ अब हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इम्पोर्टेंट होनी चालू हो गई है। सो डोमेस्टिक गोट्स आर यूज एज अ ड्रग फैक्ट्री राइट नाउ, जिसको हमें एथिकली करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका GS 4 का भी एक सेक्शन आ जाता है कि मीडिया सॉरी मेडिकल ट्रायल्स। तो मेडिकल ट्रायल्स इनके ऊपर हो रहे हैं या तो फिर उसके अंदर से हम कुछ एक्सट्रैक्ट करके हमारा मेडिकल मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं, तो उसका यूज हो किस हिसाब से होगा, एथिकल होगा, अनएथिकल होगा, लीगल होगा, इलीगल होगा, तो उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। राइट। सो जो फार्मास्यूटिकल्स, जो हमारा स्पेलिंग है फार्मा से स्टार्ट होता है, बट अगर गोट का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो राइटर ने एक नया नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल्स। वो फार्म से उन्होंने नाम दिया फार्मास्यूटिकल्स। राइट। तो आई होप आपको ये चीज भी पता चली होगी। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। वो क्या है, तो इट इज अबाउट ओबीसिटी। ओबीसिटी में ऐसा है कि जो लोग ओबीस है और मीडियम एज से ही, जैसे कि आप 30-40 ईयर्स की एज से ही आप ओबीस होना चालू हो गए हैं, तो फिर जाते जाते 60-70 में आपकी जो बोन्स है, आपकी जो बॉडी है, वो पूरी एब्सोल्युटली वीक हो जा सकती है। आप फ्रेलिटी हो सकती है बॉडी के अंदर, और फ्रेलिटी वगैरह होना चालू हो गया तो माइट पॉसिबल कि थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत आ रही तो फ्रैक्चर आपको हो जाएगा। गिर गए तो लगना, फिर ब्लड बाहर आना, वो सारी चीजें बहुत ही कॉमन हो जाएगी। सो इनका कहना ऐसा है कि भाई जितना हो उतना ट्रिमिंग कर लीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, एक्सरसाइज ज्यादा कीजिए, रनिंग वगैरह कीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा कि जब आप बड़े होंगे तो फिर एक्स्ट्रा ओबिसिटी है वो आप इसको किल कर सकते हो। क्योंकि एक्स्ट्रा ओबिसिटी की वजह से एज रिलेटेड जितने भी डिसीज होते हैं वो सारे, या तो फिर जो भी हमारे एज रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, वो सारे बहुत ही ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, उसको वो इंटेंसिफाई कर देता है। तो हमें ओबिसिटी से बचना चाहिए। और ओबिसिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ माल न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। आपको पता होगा कि जो हमारा हंगर है, हंगर में एक एब्सोल्यूट हंगर आता है, या तो फिर एक्यूट हंगर हो जाएगी, और दूसरी कौन सी हंगर होती है, हिडन हंगर होती है। तो हिडन हंगर में विटामिन कम होते हैं, मिनरल्स कम होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हमें मटेरियल चाहिए सस्टेन करने के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए, वो सारे कम होते हैं। और ओबिसिटी में क्या होता है, वो फैट एक हद से ज्यादा होती है। और कहा जाता है ना कि अतीब सर्वत्र वर्जयते। तो यही कंसेप्ट के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट। तो हमें जितना हो उतना एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो फिर हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरे करंट अफेयर में ऐसा कहा गया है कि जो लोग दो एक दूसरे के साथ रहते हैं, देर आर पॉसिबिलिटी कि दे कीप ट्रांसफरिंग माइक्रोबीज फ्रॉम वन टू पर्सन टू अनदर पर्सन। और उसमें भी जो भी बच्चे होते हैं, उसमें जो मदर है वो अपने वूम से ही बच्चों को माइक्रोबीज की कुछ एक स्टार्टर किट दे देती है, सो दैट दे कैन सर्वाइव। मीन वाइल उनके खुद के जो माइक्रोबीज है वो डेवलप ना हो जाए तब तक। अब ये माइक्रोबीज के अंदर ये है कि माइक्रोबीज जो है, नॉट नेसेसरी कि सभी माइक्रोबीज अच्छे हो सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे माइक्रोबीज हो सकते हैं कि जो आपको कैंसर भी कर सकते हैं, डायबिटीज भी कर सकते हैं, इवन ओबिसिटी भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार के जो माइक्रोबीज है जिसका डिसफंक्शन होने की वजह से ये हमारे डिसीज होते रहते हैं, तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू बेबी। And even if you're living in a some kind of a PG, if you're living in a some kind of a hostel, and now you're living for the longer period of time, तो might possible कि आपके जो रूममेट है वो भी आपको, इवन दो यार नॉट रिलेटेड, ब्लड रिलेशन बिल्कुल नहीं है, स्टिल दे कैन ट्रांसफर माइक्रोबीज जो हमारे गट एंड हमारे थ्रोट वगैरह माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो सारे माइक्रोबीज ट्रांसफर हो सकते हैं। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद थर्ड है वो एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर है। एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर में कहा गया है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, देर आर चांसेस कि माइग्रेटरी बर्ड्स कैन सी अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा गया कि देर आर इंक्रीजिंग एविडेंसेस दैट बर्ड कैन एक्चुअली सी जियोमेट्रिक फील्ड्स ऑफ अर्थ, and so that they use their own senses to navigate across the globe. But what happens if there is some kind of a disturbance in the magnetic field or geomagnetic field? There are chances कि उनका खुद का जीपीएस बिगड़ जाए। तो बर्ड्स का जो जीपीएस है वो किसके ऊपर से चल रहा है, बर्ड का, सॉरी मुझे नाविक बोलना चाहिए, ओके नाविक। तो जो बर्ड का नाविक है वो किसके ऊपर से चल रहा है, तो वो चल रहा है जियोमैग्नेटिक
फील्ड की वजह से वो उसको रीड करते रहते हैं और पूरे दुनिया में अपने खुद एक पैटर्न में घूमते रहते हैं। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि अगर कुछ दिक्कत हो गई, कोई हम उनके पाथ में कोई चिंताजनक कुछ चीजें हो गई, सो दे गो टू सर्टेन टेरिटरी जो उनके लिए बिल्कुल ही एलियन टेरिटरी है या तो बिल्कुल ही अननोन टेरिटरी है, तो वहां पे चले जाते हैं। और ऐसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड से और अपने पाथ से भटक के कहीं और चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसको नाम दिया गया है वागरंसी। क्या नाम दिया गया है? वागरंसी और वेगरंसी, whatever you can pronounce, it's up to you. So vagrancy, so it is a some kind of a event कि disturbance to the earth's magnetic field can lead birds to astray। वो ना कहीं और ले जा सकते हैं, कहीं और भटका सकते हैं। उनको आना है, जैसे कि सेंट्रल एशिया से वो उड़े हैं, सेंट्रल एशिया से आना है उनको राजस्थान के थ्रू, उसको जाना है नल सरोवर। बट अभी सीन ऐसा हो जाएगा कि देर आर सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस, तो फिर राजस्थान से वो आते 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 चले जाएंगे मध्य प्रदेश। राइट, तो मध्य प्रदेश में भी एक ही जैसा एटमॉस्फेयर है, गुजरात में भी एक ही जैसा एटमॉस्फेयर है। बट स्टिल क्या हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का जो टेरिटरी है वो एब्सोल्युटली उनके लिए कैसी है, फॉरेन टेरिटरी है, या तो फिर दे आर एब्सोल्युटली नॉट अकस्टम टू दैट काइंड ऑफ अ टेरिटरी। तो फिर वो उनके लिए माइट पॉसिबल कि जो उनकी ब्रीडिंग सीजन है या तो फिर फीडिंग सीजन है, उन सभी में कुछ ना कुछ दिक्कतें करता रहे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमें देखने मिलती है वो है आईएनएस वागीर के बारे में। इट इज अ फिफ्थ ऑफ द कालवरी क्लास सबमरीन जो हमने प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट 75। उसके अंदर हम क्या बना रहे हैं? तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। अब ये जो सबमरीन है, दिस इज नॉट दिस ऑर्डिनरी सबमरीन। ये एंटी सबमरीन की तरह भी यूज होता है, उसके अंदर टॉर्पीडो वगैरह भी होता है। ये एंटी वॉर में वॉरशिप की तरह भी यूज होता है, जो कोई ऊपर अगर वॉरशिप घूम रही है तो उसको भी ये तोड़ने के लिए अपने आप में पोटेंट है। तो ये जो है वो अभी हमने हमारी नेवी के अंदर कमीशन कर दिया है। राइट, तो नेवी हैज जस्ट गॉट दी फिफ्थ कलवारी क्लास सबमरीन। वो है वो कौन सी है? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी उसको कहा जाता है। एंड दे आर अंडर प्रोजेक्ट 75। ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है मजगॉन या मजगान, आपको जो भी बोलना हो, माजागॉन भी आप बोल सकते हो। माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने ये बनाया है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच नेवल डिफेंस कंपनी। अब ये जो है वो दोनों साथ मिलकर बना रहे हैं। तो ये जो पूरा पूरा प्रोग्राम जो हमारा है वो प्रोग्राम है एब्सोल्युटली मेड इन इंडिया। जस्ट उनकी डिजाइन जो है वही हम सिर्फ फ्रेंच की मदद से कर रहे हैं। और इसका जो वागिर का नाम है वो नाम किसके ऊपर से डिराइव्ड है? वो सैंड शार्क के ऊपर से डिराइव्ड है, जो एक डीप वाटर प्रेडेटर है, जो गहराई में शिकार करता है अपने। और वो बहुत ही लीथल होती है, तो वो लीथल के हिसाब से उसको ही सीधा ही रेप्लिकेट करेगी। जो हमारी आईएनएस बागिर है वो भी नीचे जाएगी और नीचे से ही लीथल अटैक करेगी। तो इंडिया का जो इंडियन ओशन के अंदर जो हमारा सिक्योरिटी का रीजन है, सिक्योरिटी के अंदर जो चाइना एवरी डे कोई ना कोई थ्रेट पहुंचाते रहते हैं, वो चाइना के खिलाफ हम बहुत ही ज्यादा अच्छा सा हमारा खुद का डिफेंस का शो कर सकते हैं। राइट, एक डिफेंस कैपेबिलिटी को हम एग्जिबिट कर सकते हैं कि देखिए चाइना हमारे पास भी इतने अच्छे अच्छे है। तो चाइना भी अभी सावधान हो जाएगा कि भाई इंडिया के पास तो 5 सबमरीन आ गई है, और फिर छठी सबमरीन कब आएगी? तो ये लोग बोल रहे हैं कि छठी सबमरीन आएगी बाय 2024, तो उसमें तो छठी सबमरीन हम लॉन्च भी कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबमरीन कौन सी प्रोजेक्ट 75 में अभी तक हुई है। तो सबसे पहली 2017 में जो कमीशन हुई थी उसका नाम है कलवारी, तभी जाके उसको कलवारी क्लास सबमरीन भी बोला जाता है। फिर 2019 में जो हुई थी उसका नाम है खांदेरी। क्या नाम है? खांदेरी। फिर 2021 में हुई, 2021 में एक्चुअली दो हुई। तो पहली का नाम है करंज और दूसरी का नाम है वेला। फिर 2022 में अभी रिसेंटली जो हुई थी उसका नाम है वागीर। राइट, जो अभी 22 में हुई उसका नाम क्या है? वागीर। और एक जो रह जा रही है वो 2024 में होगी। सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज इट्स नेम? अब मुझे उसका नाम बताइए, अच्छा लगेगा, कमेंट सेक्शन में डालिए। राइट, तो ये था हमारा डिफेंस के रिलेटेड। अब डिफेंस से हम चलते हैं स्पेस की तरफ। स्पेस में एक न्यूज है कि नासा फिलहाल एक न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट बना रहा है। क्या बना रहा है? न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट बना रहा है, जिसका एम ऐसा है कि वी विल सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मार्स इन जस्ट 45 डेज। और अभी फिलहाल उसका कितने टाइम चल रहा है? अभी फिलहाल हमें 7 महीने चल रहे हैं। बट 7 महीने को कम करके वी विल ट्राई कि हम 45 डेज में उनको ले जाए। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? न्यूक्लियर पावर चाहिए।
फिलहाल जो भी हम फ्यूल यूज करें उसकी उतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, तो फिर उसको टाइम कितना लगता है, 7 मंथ लग जाते हैं टू रीच दी मार्स। अब इलॉन मस्क ने ये सारा मसला खड़ा किया है, अब उसको ऐसा ही है कि मार्स पे चले जाना है, ये पृथ्वी खराब है, वहां पे जाए कि हम नई सिविलाइजेशन डालेंगे, नया कुछ कॉलोनाइजेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मार्स में जाने की ये होड़ लगा रखी है। तो ये नासा बना रहा है, और नासा ने ऐसा कहा है कि ये जो हमारा इंजन है, इट कैन वर्क एज सुन एज 2027, 2027 तक हम उसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर देंगे। और फिर जाके वी विल ट्राई कि हमारे जितने भी ये एस्ट्रोनॉट्स है वो सारे 45 डेज में मार्स पे पहुंच जाए और मार्स की लैंडिंग बहुत ही इजी हो जाए। तो क्या वहां पे लाइफ पॉसिबल है? क्या वहां पे वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स है? क्या वहां पे कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर है जो एक्चुअली हमें यहाँ से थियोरेटिकली ऐसा लग रहा है कि वो हमारे लिए सूटेबल हो, बट क्या वो एक्चुअली है कि नहीं है? तो प्रैक्टिकल टर्म्स जो भी है वो हमें वहां पे जाके ही पता चलने वाला है। और ये जो पूरा रॉकेट है वो किसके ऊपर चलेगा, वो न्यूक्लियर पावर्ड होगा। तो न्यूक्लियर में वो रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। कौन सी करेगा? फिशन रिएक्शन। जिसमें क्या होता है कि एक जो हाइड्रोजन का, सॉरी, एक जो हीलियम का एटम होता है उसको तोड़ के हम दो हाइड्रोजन बनाते हैं। तो जब भी हम उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर आती है। और वो जो एनर्जी है वो 3 to 4 टाइम्स इट इज मोर सफिशिएंट देन दी करंट वॉट एवर वी आर यूजिंग राइट नाउ। ठीक है। सो ये हमारा आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज था। सो थैंक यू वेरी मच। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप पसंद आया है तो प्लीज उसको शेयर कीजिए, जितना वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। वी विल कीप मेकिंग सच वीडियोस, वी विल कीप कमिंग विद सर्टेन कंटेंट्स जो आपके यूपीएससी प्रीलिम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, यूपीएससी मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। और जो भी ये सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है उसका प्रॉपरली आपको थरली कवरेज मिले। राइट। अभी तक जो भी हम समराइज कर रहे हैं उससे आपके काफी एमसीक्यूज निकल सकते हैं। राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।